चैनल 772 पर ये काशी टेलीविज़न है। काशी टेलीविज़न के सभी देखने वाले भाइयों और बहनों को जय गुरुदेव। स्काई चैनल 772 पर अब हफ्तावार प्रोग्राम तहजीब आपकी सेवा में सिर्फ इसलिए पेश किया जाएगा कि आपको पसंद आए। तहजीब प्रोग्राम आपकी सेवा में हम दो भाई पेश करते हैं। मैं कैमरे के सामने विकी गिल और कैमरे के पीछे ज़्यादा एक्सपर्टीज़ होने की वजह से विजय मोमी जी। सॉरी, कई दिनों के बाद मुलाकात हो रही है ना, इस वजह से सारा कुछ अप डाउन हो गया है। और वैसे भी जैसे कि एक बहुत बड़ी वकील का कहना है कि ज़्यादा तैयारी कर लूँ तो मैं अटक जाता हूँ, और अगर मैं तैयारी ना करूँ तो पानी की तरह बहता हुआ बोलता हूँ। तो फिर आप समझ ही गए होंगे कि खूब तैयारी के साथ ये प्रोग्राम आज आपकी सेवा में किया जाएगा। विजय मोमी जी दुनिया के सबसे अच्छे फोटोग्राफ़र और दुनिया के सबसे अच्छे वीडियोग्राफ़र हैं। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। इन्होंने क्या क्या कमाल किए हैं ये जानने के लिए इनकी वेबसाइट तो देखिएगा ही, बल्कि मेरी फेसबुक पर भी ज़रूर ध्यान मारिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो इन्होंने मेरी तस्वीरें खींच कर लगाई हैं, लगता ही नहीं कि मैं हूँ, और ये लगता ही नहीं कि मेरी ये उम्र है। वो जो बहुत साल पीछे रह गए, वैसी उम्र के चेहरे वाली फ़ोटो अगर आपने खिंचवानी हो तो विजय मोमी जी से ही खिंचवाना। ये मैं पर्सनल अपनी तरफ से उनकी सिफारिश कर रहा हूँ। स्काई चैनल 772 पर काशी टेलीविज़न पर आप तहजीब प्रोग्राम तो देखते ही हैं, बल्कि इस प्रोग्राम को ही नहीं बल्कि काशी टेलीविज़न के सभी प्रोग्राम्स को आप देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। उसके साथ आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, और फेसबुक पर देखने के लिए मेरे साथ दोस्ती कीजिए ना। मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ, और जो फेसबुक पर मुझे फ्रेंड इनविटेशन भेजते हैं मैं उनको काटता भी नहीं हूँ, इसलिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर दुनिया के बहुत बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स, फोटोग्राफर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स और वैसे भी फ्रेंड्स बनाने के लिए बहुत लोग आपको मिल जाएंगे। और हम काशी टेलीविज़न पर और दूसरे टेलीविज़न्स पर क्या क्या प्रोग्रामिंग आगे कर रहे हैं, क्या क्या और आपकी सेवा में फ़ीचर्स आने वाले हैं, और ऑफ कोर्स आने वाले बहुत से फ़ीचर्स के लिए लड़के लड़कियों की भी ज़रूरत है, न्यूज़कास्टर्स की भी ज़रूरत है, और इसी प्रोग्राम में करने के लिए बहुत से लोगों की ज़रूरत है। तो आप वहाँ दोस्ती तो कीजिए और फिर देखिएगा कि वहाँ पर क्या क्या डिमांड्स मैं आपसे रखता हूँ, और आप खुद ही आकर उनको पूरा कीजिएगा। फिर आज काशी टेलीविज़न पर आप क्या सुनने वाले हैं ये सुन लीजिए लगे हाथों। लेकिन ये भी बताता हूँ कि दुनिया में हर तरफ काशी टेलीविज़न को देखा जाता है, और आप अगर आप करवाना चाहते हैं एडवर्टाइजमेंट तो काशी टेलीविज़न का ही ध्यान आप ज़्यादा रखिएगा, और मेरे थ्रू आप एडवर्टाइजमेंट ज़रूर करवाइएगा, क्योंकि आई एम चीप। और आपको तो मालूम है कि दुनिया में जो सबसे अच्छी चीज़ आपको मिलेगी या तो वो फ्री होगी या वो चीप होगी। इसके ऊपर भी एक कहानी आपको सुनाई जाएगी, लेकिन फ़िलहाल तो यही कहता हूँ कि मेरे थ्रू एडवर्टाइजमेंट कराइए। आई एम चीप, और इतने चीप रेट्स आपको दूंगा कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। और हमारा कहना ना मानिए, आप इंटरनेट पर चेक कर लीजिए, हमारे काशी टेलीविज़न की रेटिंग्स सबसे ज़्यादा हाई हैं। और इसका क्या कारण है ये तो पिछले बहुत से टेलीविज़न के प्रोग्राम्स में मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन मन ही मन आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बाकी सारे तो अपने हैं, हम ही आपके पराए हैं। और आप एक कानी आँख करके ज़रूर देखते हैं कि देखो एक ही कर रहे हैं, तो असी की कर दें ये तो आज ही घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ करके दिखावांगे, और फिर आप देखना कि कितना आपको मज़ा आएगा। इस प्रोग्राम को आप सारी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी आपके रिश्तेदार हैं, आप उनको कहिए कि www.kashitv.co.uk लगाएं, तो वहाँ पर यही प्रोग्राम नहीं बल्कि बाकी सारे प्रोग्राम जो लाइव हो रहे होते हैं आपके सामने होना शुरू हो जाते हैं। और आप इन प्रोग्राम्स को काशी टेलीविज़न को आप अपने क्या कहते हैं मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। ऐसे लोग जो कि ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, ऐसे लोग जो कि ये शिकायत करते हैं भाई अब आप रेडियो पर नहीं आते, टेलीविज़न पे आते तो हम आपका प्रोग्राम नहीं सुन सकते, तो आप भी काशी टेलीविज़न को जो है अपने मोबाइल तक भी देख सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। देखिए टेक्नोलॉजी हमें कहाँ से कहाँ ले गई है, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे www.kashitv.co.uk आप डालते हैं, ये ऐसे आ जाएगा। फिर आप इसको यहाँ दबाइए होम पेज को, फिर ये ऐसे हो जाता है। इसके ये जो एरो बना है आप इसको दबाइए, और ये देखिए ये प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ और इधर मैं बोल रहा हूँ। तो आप अगर कहीं बाहर जाएं, आपके दिल में ये हो कि आपसे प्रोग्राम मिस हो जाएगा, तो आप घबराइए नहीं,
टेलीफोन को इस तरह से लगा के आप अपने प्रोग्राम का पूरा एंजॉयमेंट कीजिए। काशी टेलीविज़न पर दिल को लुभा लेने वाले जिस तरह के वैरायटी के प्रोग्राम आते हैं और बहुत सी जगहों पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ऑफ कोर्स हमसे तो बहुत ही अच्छे मिलेंगे, लेकिन ऐसे नहीं मिलेंगे। आज के प्रोग्राम में आप क्या सुनने वाले हैं, इसकी रूपरेखा आप सुन लीजिए। रूपरेखा कुछ इस तरह से रहेगी कि आप तो जानते ही हैं कि हिंदुस्तान से सुमन बख्शी जी, जो कि एक बहुत बड़ी पत्रकार हैं, वो इंडिया की रिपोर्ट देती हैं। तो वो रिपोर्ट भी आपकी सेवा में पेश की जाएगी और रिपोर्ट के बाद आपकी सेवा में एक 100% सच्ची कहानी सुनाई जाएगी। ये परछाई की कहानी आती है एवरी ऑल्टरनेट वीक पर, और आज की कहानी में आप सुनेंगे कि किस तरह से मजबूरियों से लड़ती हुई परछाई जब किसी के घर कुछ बेचने के लिए पहुंची, तो कैसे जो वहाँ एक अकेला आदमी था जिसने अपने आप को हैंडीकैप्ड होने का, डिसेबल होने का ड्रामा किया हुआ था, वो छलांग मार के उठा और परछाई को रेप करने लगा था। लेकिन परछाई ने भी घाट घाट का पानी पिया है और परछाई फिजिकल फिटनेस में भी बहुत एतबार रखती है। सुबह 40 मिनट एक्सरसाइज करती है और शाम को 1 घंटा वॉक करके ज़रूर आती है। तो फिर वो भाग खड़ी हुई, लेकिन परछाई तो भाग गई, लेकिन बहुत सी लड़कियां नहीं भाग सकेंगी। ऐसी लड़कियां, उनके साथ क्या हुआ ये बताती भी नहीं हैं। ऐसी लड़कियां कई बार खुदकुशी कर लेती हैं। कई बार ऐसी लड़कियों का सारा जीवन बर्बाद हो जाता है, उनकी पर्सनैलिटी तक चेंज हो जाती है। आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन परछाई बच के बाहर आ गई, उसने कहानी लिखी और मुझे पकड़ाई, और आज मैं आपको सिर्फ इसलिए सुना रहा हूँ कि आप अपनी बहू बेटियों के साथ लड़कों को भी बचा कर रखें। बात यह है कि जैसे कि जर्मनी की एंगेला मर्केल ने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट जो कोरोना का है वो इतना ज़्यादा फैल रहा है कि हो सकता है कि अगस्त तक यूरोप के 91% लोग इसका शिकार हो सकता है, ये उन्होंने कहा है। और उन्होंने, एंगेला मर्केल ने, इंग्लैंड के लोगों की जर्मनी में आने की पर रोक भी लगा दी है। उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई बहुत ज़रूरी काम है, लाइफ एंड डेथ, तो आओ, वरना मत आओ, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। इंग्लैंड में भी जो हॉस्पिटल हैं धीरे धीरे दोबारा से भरने शुरू हो गए हैं और लोग मरने अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं इस वक्त ये नसीहत आपकी नानी की तरह इस वजह से कर रहा हूँ कि आप में से ही बहुत से लोग इस वक्त जो कि देख रहे हैं प्रोग्राम, उन्होंने इंजेक्शन्स नहीं लगवाए। और ये बड़े दुख की बात है कि हैंड्सवर्थ में, लोज़ेल्स में, नीचल्स में बहुत से लोगों ने इंजेक्शन नहीं, बल्कि 73% लोगों ने इंजेक्शन नहीं लगवाए। क्यों नहीं लगवाए, इस बात का जवाब तो आप ही बेहतर जान सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों का अभी भी ये कहना है कि कोरोना नहीं है, गवर्नमेंट झूठ बोल रही है, ये बंदे के अंदर चिप लगा देंगे, चिप लगा के उसकी हरकतें देखेंगे। अगर मेरे अंदर कोई चिप लगा दे तो मेरी क्या हरकतें देखेगा? सुबह उठ के तैयार हो जाओ, मुंह के मेकअप कर लो, फिर आके आपको प्रोग्राम सुना दो, घर जाके तैयारी करनी शुरू कर दो, रास्ते में कोई मिल जाए तो हेलो हाउ डू डू कर दो। आपकी क्या कोई देख लेगा? सालन पकाना, हांडी चढ़ानी, टापा पकानियाँ, उसके बाद दुकान पे जाना, वापस आ जाना, ऐथे खड़ी उत्थे खड़ी, इधर से झाती मार ली, उधर से झाती मार ली, ये चैनल देख लिया, वो चैनल देख लिया। तो फिर घबराइए ना, कोई चिप चुप नहीं लगाता। मेरे बहुत से दोस्त बहुत खूबसूरत जवान हैंडसम लोग थे, लेकिन अब वो डेड बॉडी में तब्दील हो चुके हैं और उनके मैयत पर जाने का भी हमें मौका नहीं मिला, क्योंकि बैन हो गया सारा कुछ। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। तो फिर अब इसी चीज़ को देखते हुए आज की परछाई की कहानी लिखी गई है कि हमारे बहुत से बड़े बुजुर्ग हैं जो कि अभी भी पैसों को जफ्फे डाल के बैठे हैं। अभी भी वो मकान खरीद रहे हैं, फ्लैट्स खरीद रहे हैं, इंग्लैंड में जगहें खरीद रहे हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स खरीद रहे हैं। उनका दान दक्षिणा की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। लेकिन आज आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आप दान दक्षिणा करें, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आपसे वाबस्ता जो लोग हैं आप उनका ध्यान रखें, क्योंकि एट द मोमेंट जो सिचुएशन है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी ज़्यादा बुरी हो गई है। बहुत खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके पास नौकरियां हैं, ज़्यादातर लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं। एशियन लोगों के घरों में भी लड़ाई झगड़े हैं, मनमुटाव हैं।
बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जो कि अपने लड़कों का साथ नहीं दे रहे हैं, सहायता नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग इस तरह के हैं जो कि किसी वजह से अपनी लड़कियों से खुश नहीं हैं और उनको पैसे वगैरह की कोई मदद नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप हमारे बुज़ुर्ग हैं, हम आपकी इज़्ज़त करते हैं और हम आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम भी करते हैं और आपका हमें कोई सहारा नहीं है, लेकिन आप अपने जो बच्चे हैं उनका सहारा बन सकते हैं। इसके ऊपर बेस्ड एक जो कहानी है वो आपकी सेवा में सुनाई जाएगी। लेकिन आइए अब हम सुनेंगे पिछले हफ्ते की खबरों की रिपोर्ट हिंदुस्तान से। सुना रही हैं पत्रकार सुमन बख्शी जी धीमी गति के साथ। इसे आप धीमी गति के समाचार भी कह सकते हैं। हेलो सुमन बख्शी जी। जी नमस्कार। नमस्कार। पिछले हफ्ते भारत में क्या क्या हुआ उसकी रिपोर्ट दीजिए मेहरबानी करके। जी, पहली रिपोर्ट है, हरिद्वार कुंभ मेले में 1 लाख से ज्यादा नकली कोविड लोगों की जो रिपोर्ट दी गई है उस मामले को मैं आपको बताना चाहूंगी कि पूरा मामला क्या है। कुंभ के दौरान इस साल 1 से 30 अप्रैल के बीच हरिद्वार में 2 प्राइवेट लैब्स में 1 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट रिपोर्ट के झूठे पाए जाने के बाद इस मामले में जांच जारी है। एक तरफ जहां एक बहुत बड़े आर्थिक घोटाले की तरफ ये इशारा हो रहा है, इस मामले में लोगों को झूठी कोविड रिपोर्ट देकर बहुत बड़ा जोखिम भी मोल लिया गया है। कुंभ के दौरान हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के झूठे टेस्ट करके उन्हें नेगेटिव रिपोर्ट दी गई है। इस पूरे मामले में नैनीताल हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है और जांच की मांग की गई है। ये मामला 1 से 30 अप्रैल के बीच का है। दूसरी रिपोर्ट ममता जी के पश्चिम बंगाल से है। ममता के बंगाल में चुनाव जीतने के बाद क्या बीजेपी से जुड़ी महिलाओं को निशाना बनाया गया है? जी, ये 5 मई की रात 12:30 बजे की बात है। पश्चिम बंगाल के एक गांव में एक बुजुर्ग महिला अपने पोते के साथ घर पर अकेली थी। अकेली इसलिए थी, उन्हें आशंका थी कि टीएमसी के वर्कर्स उनके दामाद को मार देंगे और बेटी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे या घर पर तोड़फोड़ करेंगे। इस पूरी घटना के बाद इस महिला के दामाद ने सरकारी वकील मोनिका अरोड़ा से बात की और जो दिल्ली हाई कोर्ट में ये दिल्ली हाई कोर्ट से हैं मोनिका अरोड़ा जी, भारत सरकार की ये वकील हैं। अच्छा। इस 5 महिलाओं की मोनिका अरोड़ा जी 5 महिलाओं की फैक्ट चेक टीम की सदस्य हैं, जो पश्चिम बंगाल में महिलाओं के ऊपर हिंसा और दुर्व्यवहार की घटना की जांच पड़ताल में ये सहयोग करेंगी। अगली खबर सीबीएसई से है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से पूछा है कि वो कैसे 12वीं के ये परीक्षा के मार्क्स कैसे देंगे। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 12वीं क्लास में कैसे मार्क्स मिलेंगे। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 12वीं के नतीजे 10वीं और 12वीं क्लास में छात्राओं के प्रदर्शन के आधार पर जारी किए जाएंगे। नतीजे में 10वीं क्लास के 30%, 11वीं में 30% और 12वीं के प्रदर्शन को 40% वेटेज दिया जाएगा। सीबीएसई के 12 सदस्यों की समिति ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 12वीं के नतीजे 31 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद
बहुत से लोग ये भी जानना चाहते हैं कि मुकेश अंबानी के घर की सिक्योरिटी का मामला क्या है और प्रदीप शर्मा कौन है जो अरेस्ट हुए हैं। एनआईए ने मुंबई पुलिस के एक्स ऑफिसर प्रदीप शर्मा को अरेस्ट कर लिया गया है। भारत की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा ने अपने ट्वीट में बताया कि प्रदीप शर्मा को बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया की सिक्योरिटी में कथित सेंध और मनसुख हीरोइन के मौत के मामले में अरेस्ट किया गया है। यह थी हमारी रिपोर्ट भारत से। सुमन जी, थैंक यू वेरी मच इंडीड। अगले हफ्ते आज ही के दिन आज ही के समय एक बार फिर से बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच इंडीड। सुमन बख्शी जी से आपने पिछले हफ्तों के जो समाचार रहे भारत के खास वो उनकी डायरी से सुने। सुमन बख्शी जी की एक रिपोर्ट आप अगले हफ्ते आज ही के दिन आज ही के समय एक बार फिर से धीमी गति के समाचारों में सुनाई जाएगी। ये जो रिपोर्ट हम सुनाते हैं ये खास करके फीचर पेश किया जा रहा है सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो कि हमारी बड़ी उम्र के सुनने वाले और देखने वाले हैं उनके लिए। वो इस वजह से क्योंकि आप जहाँ पर भी देखें खबरें पढ़ने वाले इतनी तेज़ पढ़ते हैं कि बड़े बड़े पढ़ने सुनने वालों को, समझ आने वालों को समझ नहीं आती। जैसे मार्केट में चीज़ें बिकती हैं तो वहाँ जाकर कई बार सब्जी वाले इतनी ज़ोर ज़ोर की शोर मचाते हैं कि उनकी बात समझ नहीं आती, वो बोलते ही इतना ऊंचा है। तो उसी तरह से अब सब्ज़ी मंडी समाचारों के ऑफिस में घुस गई है और इसकी वजह से बहुत से लोगों को परेशानी है। तो एक धीमी गति का सेगमेंट आपकी सेवा में यहाँ पर पेश इसलिए किया जाता है ताकि ये जो सेगमेंट है इसका भी इन्फेक्शन बढ़े और कोई टेलीविज़न वाले या रेडियो वाले इस सेगमेंट को सुने और ये सोचें कि हम एक 15 मिनट की खबरें का बुलेटिन अगर अपने टेलीविज़न से चलाते हैं, जो कि अभी तक किसी ने नहीं चलाया क्योंकि ओल्डर जनरेशन के लोगों के बारे में कोई भी नहीं सुनता। जवान लोगों की तो बहुत से लोग कॉपियाँ करते हैं। अभी थोड़े ही दिन पहले की बात है कि मैंने एक बहुत बड़े रेडियो स्टेशन के एक प्रेजेंटर को देखा जिसने मेरी तरह के बाल बनाने शुरू कर दिए हैं। उसने आईब्रोज भी बना लिए और अब कान भी उसने बिंदवा लिए। मुझे उसको देखकर बड़ी खुशी हुई। तो मैं ये देखने के लिए कि मैं जो अगला हेयर स्टाइल बनाऊंगा उसको कौन कौन कॉपी करेगा, तो मैंने एक ऐसा हेयर स्टाइल बना लिया है जो कि बड़ी आसानी से कॉपी नहीं हो सकता, लेकिन मेरी बड़ी नज़र रहेगी और आप भी देखना कि और कौन इस तरह का हेयर स्टाइल बनाएगा। देखिए, कल मैं कैफेटेरिया में गया था तो वहाँ पर बैठा मैं कॉफ़ी पी रहा था, तो सभी लोग जो थे वो मेरे पीछे खड़े हो गए जाकर और वो सारे बड़े ध्यान से ऐसे देख रहे थे और मैं सामने शीशे में उनको मेरे सर की तरफ देखते हुए देख रहा था कि ये क्या हुआ है। और एवरी टाइम मैं मुड़ के देखता था तो वो सारे के सारे अपना मुँह एकदम ऊपर इधर उधर देखना शुरू करते थे और जैसे मैं कॉफ़ी की तरफ देखता था वो एकदम से मेरे सर की तरफ देखना शुरू कर देते थे। इट्स वेरी सिंपल बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग हेयर स्टाइल। मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें करना अच्छा लगता है ताकि इन सारी चीज़ों को देखकर आपका दिल लगे और आपके पास सारा दिन कुछ बातें करने के लिए हो। अब मैं भी अगर एक बस ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर जैसा हेयर स्टाइल बना के आके बैठ जाऊं तो आपका दिल थोड़ी लगेगा टेलीविज़न में। तो ऐसी चीज़ें आनी चाहिए जो कि अक्सर देखने के लिए नहीं मिलती हैं और आपको भी ऐसे काम करने चाहिए जो कि अक्सर पुराने ज़माने में देखने के लिए मिलते थे। आइए, अब सुमन बख्शी जी तो अगले हफ्ते आएंगी, लेकिन हम बात करते हैं आज की परछाई की कहानी। ये एक 100% सच्ची कहानी है और ये कहानी मैंने लिखी है। आपको तो मालूम ही है कि मैं कहानियाँ भी लिखता हूँ और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुझे अवार्ड दिया है। काउंसिल हाउस में लॉर्ड मेयर ने अवार्ड दिया था। अब ये कोई इंडियन लोगों की एसोसिएशन वगैरह ने नहीं मुझे अवार्ड दिया। ऐसे लोगों ने तो मुझे कहा था कि तुम ये कहानियाँ ना लिखा करो, क्योंकि एक बहुत बड़ी राइटर और मेरी हिंदी की स्कूल टीचर श्रीमती सुदर्शन रत्नाकर, उनका कहना है कि जो स्टोरीज़ हैं वो हमारे समाज का प्रतिबिंब है। यानी कि जो स्टोरीज़ हैं, कहानियाँ हमारे समाज का रिफ्लेक्शन होती हैं। जो समाज में होता है, सोसाइटी, मुआशरे में, वही कहानियों में लिखा जाता है, क्योंकि लेखक आज की बात करता है। इंग्लैंड एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर सच्चाई को एशियन कम्युनिटी में दबाया जाता है और सच्चाई को सामने नहीं लाने दिया जाता है। हम लोग ऐसे लोग हैं जो कि जलता है जब चिराग तो उसके ऊपर चद्दर डाल देते हैं कि हाँ ये जल रहा है, फिर जब वो बुझ जाता है तो कहते हैं हाँ ये बुझ गया। हम इस तरह के लोग हैं जिन्हें कि इस बात का बहुत फिक्र है
कि गिलहरी पानी में तैरती क्यों नहीं है, हाय गिलहरी पानी में क्यों नहीं तैरती, हाय गिलहरी पानी में तैरती क्यों नहीं है, हमने पानी में डाला है तो ये डूब के मर क्यों गई, ये मर क्यों गई, मैं तो मरन नहीं किया, ये मरी क्यों, और मछली पेड़ पे क्यों नहीं चढ़ती, हाय हाय मैंने मछली निकाल के पेड़ पे फेंकी, वो ऊपर क्यों नहीं चढ़ी, नीचे गिर गई। और हम इन्हीं चीज़ों पर बहस करके सारा जो कीमती वक्त अपना है वो निकालते हैं। एक एक वक्त कीमती है। एक बहुत बड़े राइटर हैं, वो भी मेरे दोस्त हैं, पांडे साहब, दुबे साहब, और उनका नाम है तनिष्क दुबे, वो मेरे फेसबुक पर दोस्त हैं। वो कहानियाँ लिखते हैं और उनका कहना है कि इंसान एक बार मरता है और जीता तो एवरीडे है। और आप लोग कहते हैं कि हम एवरीडे मरते हैं। ये पेसिमिस्टिक ख्यालों के साथ हम लोग चलकर कहीं भी नहीं पहुंचेंगे, इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो सोसाइटी की जो सच्ची कहानियां हैं, वो परछाई की कहानियां आपको काशी टेलीविज़न पर सुनने के लिए मिलती हैं। और जब काशी टेलीविज़न पर मेरा काम लगा था तो एक शर्त ये भी थी कि कहानी ज़रूर सुनानी, जबकि हर जगह पर मुझे कहा गया था कहानी मत सुनाना, क्योंकि सिर्फ एक काशी टेलीविज़न ही है जो सच्चाई के साथ चलता है और सच्चाई के साथ ही खड़ा है। और आज के ज़माने में सच्चाई के साथ चलना बहुत मुश्किल काम है। हमारे जो ज़्यादातर बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं वो सच्चाई के साथ नहीं चलते हैं। उनको अगर रेजार फिगर्स के बारे में बताया जाए, हमारे सुनने वालों के बारे में बताया जाए, हमारे बढ़िया कैमरों के बारे में बताया जाए, हर चीज़ के बारे में बताया जाए, अच्छी स्क्रिप्ट लिखने के बारे में बताया जाए, अच्छी फोटोग्राफी के बारे में बताया जाए, फिर भी उनके मन में ये होता है कि असी काशी ते एडवर्टाइजमेंट करवाइए तो कोई सानू वो ना समझ लवे, असी सोसाइटी च भी रहना है, तुहानू पता है बड़ा मुश्किल है। बहुत से लोगों ने नाम बदल रखे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो हैं अपने होने से ही डरते हैं। तो ऐसे लोग क्या अच्छा सबूत सोसाइटी में बना सकते हैं, ये आप मुझसे कहीं बेहतर जानते हैं। आज मुसीबत का टाइम है, बहुत से लोगों की अभी भी अपने बच्चों से लड़ाई है। बहुत से लोग इस तरह के हैं जो अपने माँ बाप से बातचीत नहीं रखते, लेकिन जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनको हमेशा जिनको पैदा किया है उनके बारे में सोचना चाहिए। झुग्गी झोपड़ी के निवासियों की तरह पैदा किया और गली में फेंक दिया, अगर आपने ऐसा किया हुआ है तो आप खुद सोच लीजिए कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, आपका स्टेटस क्या है। और बहुत से लोग इस तरह के आज इंग्लैंड में हैं और उनके होने की वजह से सोसाइटी में बहुत से लोगों को शर्म से नीचे देखना पड़ता है। आज बहुत से यंग लोग एक्स्ट्रा सपोर्ट ना होने की वजह से खर्चे से कोप नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह से कोई मार्केट प्लेस पर चीज़ें बेचता है, कोई स्टॉक पर बेचता है, कोई अभी भी ईबे पर सामान बेचता है। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो कि खुद को भी बेचने के बारे में सोच रहे हैं। कल मैं सॉलिहल गया था किसी के पास, एक बड़ी अच्छी लोकेलिटी में पहुंचने से पहले एक बड़ी गंदी लोकेलिटी थी, गंदी गंदी टूटी फूटी दुकानें, भैड़े चंदरे लोग को कोई समझ गए ना, और कोई बस इस तरह का सामान था। बहुत से पंक्स गुजर रहे थे और सड़क गाड़ी मैंने जब मोड़ी तो बस अड्डा था, लेकिन बस अड्डे से थोड़ा सा आगे एक निहायत शरीफ दिखने वाली लड़की जिसके ब्लॉन्ड बाल चोटी में बंधे हुए थे, लेकिन उसके चलने से, उसके बैग होल्ड करने के तरीके से पता लग रहा था कि उनका मंसूबा यहाँ पर टहलने का क्या है। और मेरे दिल में बहुत उदासी आई और शर्म भी आई कि ये लड़की किसी शरीफ घर की महसूस होती है और लगती भी है, लेकिन हो सकता है इसको कोई मजबूरी हो जिसकी वजह से ये किसी अंकल की तलाश में हो जो कि कुछ खर्चा पानी कर दे। ये बड़े शर्म की बात है और आज ये टेलीविज़न पर आ रही है और मैं अपने मुंह से आपको कह रहा हूँ और बता रहा हूँ। ये मेरी बेवकूफ़ी है क्योंकि मुझसे बेहतर तो आप जानते हैं और आप ही की मेहरबानियों की वजह से ऐसा हो रहा है। आइए आज की परछाई की कहानी शुरू करते हैं। परछाई बीमार रहती थी। बीमार रहते हुए भी वो ठीक होने की पूरी कोशिश कर रही थी। सुबह 40 मिनट एक्सरसाइज करना, शाम को 1 घंटा वॉक करके आना, अपने आप को साफ रखना तो बहुत मुश्किल से हो पाता था।
एक्सरसाइज करने के बाद सोफे पर औंधी लेट जाया करती थी और कई बार टेलीविज़न की बस आवाज़ सुनती थी और आंखें बंद करके लेटी रहती थी, क्योंकि सारे शरीर में बहुत दर्दें होती थी। परछाई की एक सहेली थी, परछाई से बहुत प्यार करती थी। वो खाने पीने में परछाई की मदद किया करती थी। वो महीने भर का राशन खाना बनाकर परछाई का फ्रीज़र और फ्रिज भर जाती है और जो बाकी का सूखा दाल चावल आटा वो चौके में डाल जाती है जितनी ज़रूरत होती है। उसके अलावा एक दो जगहों पर इंडियन लोगों के पास परछाई काम करती है, पैसा कभी दे देते हैं और पैसा कभी नहीं भी देते हैं, और कई बार इतना पैसा तनख्वाह में से काट लेते हैं कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते फ्री काम करना पड़ता है। और वो लोग आज भी मकान ख़रीद रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ख़रीद रहे हैं, लेकिन उनके साथ के एम्प्लॉइज़, उनके अपने बच्चे और उनके अपने जानने पहचानने वाले और रिश्तेदार सफ़र कर रहे हैं, इस बात का उन्हें ध्यान भी नहीं है। और अगर उन्हें ध्यान दिलवाया जाए तो वो जानना नहीं चाहते। बड़ी मुश्किल का समय था। परछाई के घर के सामने एक ऑफ लाइसेंस की दुकान थी। परछाई उनके पास भी कई बार गई और कहा कि मेरे काम में मेरी अगर मदद कर सके फाइनेंशियली तो मुझे बड़ी खुशी होगी। उन्होंने कहा, जा जा, तू तो बड़ी अमीर लड़की है, तेरी हम क्या मदद कर सकते, तू हमारी कोई मदद कर दे। परछाई ने ये देखा है अपने एक्सपीरियंस से कि ये जो छोटे बिजनेसेस वाले हैं, इनको अगर डोनेशन के लिए कहा जाए या कहीं कोई प्रोग्राम स्पॉन्सर करवाने के बारे में कहा जाए तो ये एकदम से ऐसे डर के भागते हैं जैसे कि आप पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में जब जाते हैं तो आपको एक्टिंग सिखाई जाती है, तो आपको डरने के लिए क्या एक्सप्रेशन सिखाए जाते हैं। तो अगर आप इनसे कहें ना कि ये मेरी एसोसिएशन है, ये इतने पैसे आप डोनेट करें तो हम अभी आपको पर्ची काट के दे देंगे, तो ये ऐसे कहते हैं। आप कह के देख लेना किसी मिनियारी वाले को, किसी फैंसी स्टोर वाले को, किसी एम्पोरियम जो यहाँ छोटे छोटे हैं उनको, तो उनके वो एकदम से ऐसे एक्सप्रेशन आता है जैसे पाकिस्तानी फिल्मों की हीरोइन को कोई बदरू डराती है ना फिल्म में, और वो डर के ऐसे करती है। तो बहुत से लोग अभी भी ऐसे करते हैं। तो परछाई ने जिन जिन लोगों से मदद मांगी सीक्रेटली, किसी ने भी परछाई की मदद नहीं की, लेकिन फिर भी परछाई सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ चलती रही और कोई ना कोई छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करती रही। फिर परछाई की एक सहेली थी जो कि ईबे पर सामान बेचती थी। परछाई ने कहा कि मुझे भी सिखा दो, मैं भी ईबे पर सामान बेचा करूँगी। तो उस लड़की ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर, देखो ईबे है, ईबे में तो तुम्हें कमीशन देनी पड़ती है, लेकिन और भी बहुत सी साइट्स हैं जहाँ पर तुम्हें कमीशन नहीं देनी पड़ती और वो तुमसे लिस्टिंग का भी चार्ज नहीं लेते, तो तुम वहाँ पर सामान बेच सकती हो। परछाई ने कहा, बड़ी मेहरबानी सिस्टर। और उसके बाद परछाई ने पुराना सामान बेचना शुरू किया और उससे छोटी मोटी इनकम होनी शुरू हो गई और उससे सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ गाड़ी चल निकली। बस जो छोटा मोटा सामान बेचकर सामान आता उससे गाड़ी धुलवा लेती, गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेती, किसी चैरिटी शॉप के सामने से गुजरती तो वहाँ पड़ी हुई मोतियों की माला को भी ललचाई नज़र से काफ़ी देर तक देखती रहती और फिर चली जाती कि मैं कल ले लूँगी, यहाँ भी तो पड़ी है और एक बार पहन लूँगी तो क्या फ़ायदा है, उसके बाद फिर ऐसा ही हो जाएगा। परछाई के कपड़े धीरे धीरे पुराने होना शुरू हो गए थे। परछाई एक पोस्ट ऑफिस जाया करती थी, वहाँ पर जो औरत काम करती थी उसके साथ सहेलपना हो गया। उस औरत ने परछाई की मजबूरी को देखा कि आजकल के माहौल में इसकी फैमिली की तरफ से इसको कोई हेल्प या सपोर्ट नहीं है, तो उसने बहाने से एक दिन कहा कि मेरा तुम्हारा साइज़ कपड़ों का बिल्कुल सेम है। परछाई ने कहा, कहाँ, आपका तो फिगर इतना अच्छा है, मेरा तो बस दवाइयों की वजह से और बीमारी की वजह से ऐसे ही हो गया है। उसने कहा, नहीं नहीं, मेरे कपड़े तुम्हें बिल्कुल फिट आ जाएंगे, अगर तुम बुरा ना मानो तो कुछ मेरी नई ड्रेसेस हैं वो मैं तुम्हें ला दूँ। परछाई ने कहा, सिर्फ इस वजह से कि आपको बुरा ना लगे ला दीजिए।
तो जो पोस्ट ऑफिस वाली सिस्टर थी वो परछाई के लिए कुछ बहुत अच्छे कपड़े ले आई और परछाई वो पहनकर घूमा करती थी। परछाई की एक सिस्टर थी जो कि विलन हॉल में रहती थी। उसको बहुत पसंद था कि परछाई जब भी अच्छे कपड़े पहनकर बाहर निकले तो इनके ऊपर परफ्यूम लगा लिया करे। तो उसने कुछ अपने पुराने इस्तेमाल किए हुए परफ्यूम आधी बोतलें परछाई को दे दी और बस परछाई को पहनना भी आता था और मटकाना भी आता था। तो परछाई वो सब कुछ पहनकर और परफ्यूम लगाकर जब घर से बाहर निकलती थी तो किसी रानी से कम नहीं लगती थी। और दरवाज़ा खोलकर सामने देखती, फिर इधर देखती, फिर उधर देखती, फिर आने जाने वालों की तरफ देखकर मुस्कुराती और फिर सामने वाली दुकान की तरफ देखती और फिर कहती कोई बात नहीं, मेरे भी दिन आएंगे, कह के अपना जो काम होता था वो करने के लिए चली जाती थी। एक दिन परछाई के पास एक बैंगल था गोल। परछाई ने वो बेचना था। परछाई ने एक जगह पर मार्केट प्लेस पर उसको लगाया और थोड़ी ही देर के बाद एक आदमी का टेक्स्ट आया और उस आदमी ने लिखा था मिस्टर ऑसबर्न, उसका नाम था। उसने नीचे लिखा था इज़ इट स्टिल अवेलेबल। परछाई ने लिखा ओह यस इट इज़ अवेलेबल। परछाई ने लिख दिया अवेलेबल। उस आदमी ने कहा कि हाउ मच। परछाई ने लिखा 20 पाउंड्स। उस आदमी ने लिखा हाउ मच विल यू चार्ज फॉर डिलीवरी। परछाई ने कहा डिपेंडिंग अपॉन वे यू लिव, वेयर डू यू लिव। उस आदमी ने जो एड्रेस दिया वो परछाई के घर की से 2 गलियां छोड़कर आगे था। परछाई ने कहा आप मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं रहते, मैं आपको खुद ही शाम को वॉक पर जाते समय पकड़ा जाऊंगी और डिलीवरी चार्जेस को आप रहने दीजिए। उस आदमी ने कहा दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, आगे से भी तुम जो कुछ बेचोगी वो मैं ख़रीद लूँगा, बेचने से पहले मेरे साथ कांटेक्ट कर लेना। परछाई ने कहा जी बहुत बेहतर। उसके बाद परछाई लेट गई। शाम को 5:15 बजे जाना था। लेटे लेटे आंखें बंद कर लीं। सर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। 2 आइब्रोप्रोफेन की गोलियां खा लीं। सर दर्द मिनटों में गायब हो गया। फिर भी परछाई लेटी रही और मिसेस मार्पल एपिसोड टेलीविज़न पे आ रहा था, उसको देखती रही। परछाई की नज़र बार बार 2 तकियों के ऊपर रखे हुए अपने गोरे पैरों की तरफ जा रही थी जिनके ऊपर कलेजी कलर की नेल पॉलिश लगा रखी थी। परछाई ने अपने बचपन के दिनों को याद किया जबकि वो अपने पड़ोस में रहने वाली कमला भार्गव के पास बैठा करती थी और अपने पैरों को दिखाया करती थी और कहा करती थी देखो मेरे पैर किसी राजकुमारी जैसे लगते हैं ना। तो वो कहा करती थी हाँ राजकुमारी जैसे नहीं, बिल्कुल राजकुमारी ही के पैर लगते हैं, तुम तो हो ही राजकुमारी। और परछाई खुश हो जाया करती थी। उसके बाद परछाई का एक रूटीन ही बन गया था। परछाई सुबह उठते ही शीशे के आगे बैठ जाती, अपना सब कुछ करती और रात को भी सोने से पहले शीशा देखकर ही सोया करती थी। और अब तो जब पैरों को देखती है तो कहती है हाय ओ रब्बा सानू भी तुरना पिया, जुत्ती कसूरी आवे ना पूरी। और इस गाने के पीछे जो दर्द है वो आप मुझसे बेहतर समझते हैं। तो फिर लेटे लेटे परछाई ने वक्त देखा 5:15 हो गए थे। परछाई ने कहा हो अपनी ही सोच में देर हो गई। परछाई उठी और अपने रेशमी बालों को पीछे किया और जाके ड्रेसिंग टेबल के ऊपर बैठ गई। एक वक्त था ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर परछाई चढ़ा नहीं करती थी, उड़ा करती थी। 3-3 सीढ़ियाँ एक छलांग में पार करती थी। लेकिन अब कई बार बैनिस्टर को पकड़ के चढ़ती है और कई बार दोनों हाथ लगा के ऐसे ऐसे चढ़ती और फिर वहाँ ऊपर चढ़ के ऐसे रुक जाती है, रुक के अपना सिर नीचे सीढ़ी पर लगा लेती है और फिर ऊपर उठती है और पीठ को ऐसे करती है। पीठ में कड़ होती है और पीठ को सीधा करके
अलसाई सी परछाई अपने बेडरूम में जाती है, जहाँ पर शहर के बहुत बड़े बड़े रईस लोग आए और गए। कई बार परछाई ने सोचा किताब लिखूंगी और बहुत से लोगों को कांटेक्ट करूंगी कि अगर अपना जिक्र नहीं चाहते तो इतने पैसे दे दो, मगर फिर परछाई कहती है वो छोड़ो पर, इट्स नॉट वर्थ इट। उनके पैसे उनको मुबारक, मुझे ना उस गंद की ज़रूरत है ना उस गंद के पैसे की ज़रूरत है। और फिर परछाई ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ जाती। कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा था, वैसे ही हाथों से बालों को पीछे गांठ से बांध लिया, कपड़े देखे, ठीक है, ट्रैक सूट का टॉप पहना हुआ था और ट्रैक सूट बॉटम पहना हुआ था। उसके साथ परछाई ने पैरों में ट्रेनर्स डाल लिए और फिर भी हल्की सी लिपस्टिक को सही किया और वो जो बैंगल था उसको एक डब्बी में डाला, डब्बी को एक छोटे से पाउच में डाला और हाथ में लेकर, एक हाथ में गाड़ी की चाबियां लेकर परछाई गाड़ी में बैठ गई। कहा तो ये था कि मैं पैदल आ जाऊंगी, मगर उस शाम को बारिश होना शुरू हो गई थी। इस वजह से गाड़ी लेकर 2 गलियां छोड़कर परछाई उस घर के आगे पहुंची जहां पर उस आदमी को वो बैंगल देकर 20 पाउंड लेना था। परछाई ने गाड़ी घर से थोड़ा सा आगे लगा दी। आगे लगाकर दोबारा से अपना मोबाइल उठाया और मोबाइल उठा के टेक्स्ट किया, आई एम हियर। थोड़ी देर टेक्स्ट का जवाब जब ले रही थी तो इधर उधर देखा, टूटी फूटी गाड़ियां खड़ी थीं। कईयों के गार्डन में एक सोफ़ा पड़ा था, दूसरा सोफ़ा उसके ऊपर मुद्दा पड़ा था। कईयों के स्काई ब्लू कलर के पुराने दरवाजे थे, उनके ऊपर शीशा टूट जाने की वजह से प्लाईवुड को ठोक ठोक के फट्टा लगाया हुआ था। बहुत से लोगों के गार्डन बहुत खूबसूरत बने हुए थे, लेकिन बहुत से लोगों के गार्डन बिल्कुल झाड़ झंखाड़ और आगे बड़े बड़े कूड़े के बिन पड़े थे। परछाई को एक आदमी याद आ गया जो कि बहुत साल पहले परछाई को मिला था। उसने कहा था कि कूड़े का बिन जो होता है, कूड़ादान, वो घर के दरवाजे के आगे नहीं रखना चाहिए, बदशगनी होती है। और वो आदमी जो कि ज्योतिष का काम करता है आज भी बर्मिंघम में है, लेकिन ना तो परछाई के साथ टेलीफोन पे बात है ना ही मुलाकात। लेकिन परछाई ने उसकी ये बात हमेशा याद रखी, कूड़ेदान को वो दरवाजे के आगे नहीं बल्कि साइड पे रखती है। इतने में टेक्स्ट का जवाब आ गया। लिखा था, दरवाज़ा खोल के सीधे मेरे बेडरूम में आ जाओ, मैं डिसेबल हूँ, हैंडीकैप्ड हूँ, मैं नीचे नहीं आ सकता। परछाई के प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों से ज़्यादा परछाई की ज़रूरतें इम्पॉर्टेंट थीं। इस वजह से परछाई के अंदर डर नहीं था। परछाई के आगे उसके मरे हुए बाप का भूत अगर शमशान से उठ के आके खड़ा हो जाए तो भी परछाई ना डरे। इस बात का परछाई को पता था। परछाई के जानने वालों को भी पता है कि परछाई एक बहुत बहादुर लड़की है। परछाई ने लिखा, हु विल ओपन द डोर, दरवाज़ा कौन खोलेगा? तो सिर्फ इतना जवाब आया, ओके। फिर भी परछाई के दिमाग में ये बात आई कि कहीं कोई मेरा मोबाइल ना छीन ले। इसलिए परछाई ने मोबाइल अपनी गाड़ी में सीट के नीचे रख दिया, गाड़ी को लॉक लगाया, चाबी जेब में डाली और ट्रैक सूट बॉटम की जिप जो जेब के ऊपर थी उससे बंद कर लिया, ताकि अगर किसी वजह से जल्दी जल्दी उतरना पड़े तो कहीं ऐसा ना हो कि चाबी गिर जाए। हर चीज़ की तैयारी रखनी चाहिए। वो जो मकान था 23 नंबर, परछाई उसके आगे पहुंची और ऊपर देखा तो एक आदमी गोरा, उसके ब्लॉन्ड बाल थे, अधेड़ उम्र थी, 35 से 40 के बीच, और उसकी आंखें बहुत चमक रही थीं और उसका चेहरा क्वाइट नाइस था। एक ज़माने में वो बहुत हैंडसम आदमी होगा। जिसने लिखा मैं डिसेबल हूँ, उसने ऐसे करके इशारा किया। मैंने कहा, परछाई ने कहा, तो उस आदमी ने कहा, परछाई दरवाजे पर गई,
दरवाजे के हैंडल को ऐसे किया तो दरवाज़ा खुल गया। परछाई ने दरवाज़ा खोला, अंदर इधर उधर देखा। राइट हैंड साइड पर एक कमरा था, वो बिल्कुल खाली था, उसमें कारपेट भी नहीं था। लेफ्ट साइड पर एक दरवाज़ा था जो बंद था। सामने सीढ़ियाँ ऊपर को जाती थी। परछाई ने देखा उन सीढ़ियों पर भी कारपेट नहीं था, लेकिन पूरी तरह से सफाई थी और उस घर में बिल्कुल भी कोई स्मेल नहीं थी। ना तो वहाँ पर कोई ड्रग्स की स्मेल थी, ना वहाँ पर मैरिजुआना की स्मेल थी, ना वहाँ पर सिगरेट की स्मेल थी, ना ही वहाँ पर वाइन की या शराब की स्मेल थी। कोई कुकिंग स्मेल भी नहीं थी। और जहाँ पर स्मेल नहीं होती, परछाई उन जगहों से बहुत केयरफुल रहती थी। जिन लोगों के पास से कोई स्मेल नहीं आती, यानी कि बॉडी ओडर नहीं आती, उन लोगों से भी बहुत बच के रहना चाहिए, क्योंकि उन लोगों की पर्सनैलिटी का पता नहीं होता। एक घटिया क्वालिटी का परफ्यूम लगाने वाले की औकात भी उस परफ्यूम की कीमत जितनी होती है। ये बहुत साल पहले परछाई ने एक नावल में पढ़ा था और इसी की वजह से परछाई सस्ते किस्म का परफ्यूम लगाती थी, क्योंकि जिनसे परछाई बहुत प्यार करती थी उन्होंने परछाई को ताना दिया था कि यू आर चीप। उसके बाद परछाई ने अपना ये मोरल बना लिया था, अपनी एक टैग लाइन बना ली थी, आई एम चीप। क्योंकि दुनिया ने परछाई को कहा कि हर अच्छी चीज़ जो तुम्हें मिलेगी वो फ्री या चीप मिलती है। तो फिर अगर तुम्हें किसी ने चीप कहा है तो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि तुम दुनिया की बेस्ट हो और तुम कभी साथ नहीं छोड़ती। परछाई के बारे में ये कहा जाता था और ये सच भी है। परछाई ने बहुत से लोगों से प्यार किया, दोस्तियां की, और उनमें वो लोग भी थे जिनके पास से कोई बॉडी ओडर किसी तरह का नहीं आता था, और उन्हीं लोगों ने परछाई को ज़बरदस्त धोखा दिया था। और जिनके पास से स्मेल, सस्ते, एक्सपेंसिव या फिर बॉडी ओडर आती थी, या साबुन या आफ्टर शेव की खुशबू, उन लोगों के साथ आज भी परछाई की दोस्तियां थीं, लेकिन किसी वजह से वो परछाई के साथ नहीं थे। आजमाइश में कोई ना डाल, खुदा कभी ना डाले, इसके बारे में आपने सुना ही होगा। परछाई ने जब सामने सीढ़ियाँ देखी, ऊपर के कमरे से रेडियो की आवाज़ आ रही थी। परछाई दगड़ 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 करती सीढ़ियों पर चढ़ गई, क्योंकि उसने ट्रेनर्स पहने हुए थे। उसके बाद वो राइट मुड़ी। राइट साइड का जो कमरा था उसका दरवाज़ा खुला था, सामने खिड़की थी, खिड़की में से रोशनी आ रही थी। और लेफ़्ट साइड पर दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था, आज ज़्यादा बंद था, और उसके अंदर से म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी। परछाई उस कमरे में चली गई। परछाई जब उस कमरे में गई तो परछाई ने एक नज़र में देखा कि दीवारों पर वॉलपेपर नहीं था, पेंट किया हुआ था, और उसके ऊपर जिस रिलीजन का वो आदमी था उस रिलीजन के निशान, चिन्ह काफ़ी सारे बड़े बड़े बने हुए थे। परछाई ने बेड पर देखा, एक आदमी यहाँ तक रजाई लेकर बैठा और बहुत खूबसूरत। परछाई ने कहा, हेलो, आई एम हियर, 20 पाउंड प्लीज़, मैं आपका ये बैंगल ले आई। उस आदमी ने कहा, ओह वाओ, दिस इज़ बिग, लुक्स वेरी नाइस, कह के उसने रजाई में से हाथ निकाला और परछाई के ऐसे इशारा किया इधर। तो परछाई एकदम से पीछे हट के, उस आदमी ने कहा, कम ऑन डार्लिंग, आई नो व्हाई यू आर हियर फॉर, व्हाट यू आर हियर फॉर, कह के उसने रजाई एकदम से अपने ऊपर से खींच के परे फेंक दी। उस आदमी की बाहों पर बहुत ज़्यादा कटे हुए का निशान था, जैसे स्कूल में जिन बच्चों को मार बहुत पड़ती है या जिन बच्चों को मेंटल परेशानी बहुत होती है और उसका दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो अपने आप को कंपास से, प्रकार वगैरह से काटते हैं, यहाँ पर भी आपने देखा होगा। तो उस आदमी की बाहें यूं 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 कटी हुई थी, उसकी छाती पर भी ऐसे ऐसे सेल्फ हार्म के निशान थे, उस आदमी के गले पर भी निशान थे, बल्कि यहाँ पर एक निशान था जो कि जल कर ठीक हुआ था।
उस आदमी की आंखें बहुत चमक रही थी, इतनी चमक रही थी लगता था कि वो परछाई अपने शीशे में देख रही हो। परछाई ने कहा, कम ऑन 20 pounds प्लीज, आई हैव टू गो नाउ। उस आदमी ने कहा, कम हियर। उस आदमी ने जैसे रजाई परे फेंकी, परछाई ने देखा उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ था, उसने कच्छी भी नहीं पहनी हुई थी। और वो उठ के पहले तो छलांग मार के बेड पर बैठ गया और उसके बाद वो जोर की परछाई की तरफ कूदा। परछाई एकदम से साइड पर हट गई, वो आदमी धड़ाम से ज़मीन पर गिरा, उसका सर दीवार में लगा। परछाई बेड के परली तरफ भागी, वो आदमी परछाई के पीछे भागा। फिर उसके बाद चीची लोलो की तरह परछाई बेड के चफेर और वो आदमी बेड के पीछे, परछाई आगे आगे और वो आदमी परछाई के पीछे पीछे। उस वक्त परछाई के दिमाग में वो लोग भी नहीं आए जिन्होंने परछाई की खर्चे की तरफ से लुक आफ्टर नहीं की। उस वक्त परछाई के दिमाग में परछाई का एम्प्लॉयर भी नहीं आया जो कि उसको पैसे नहीं देता था और कई कई हफ्ते तक नहीं देता था। उस वक्त परछाई के दिमाग में उसके माँ बाप भी नहीं आए जो कि उसकी बात नहीं पूछते थे कि क्योंकि उसने किसी गैर मज़हब के इंसान के साथ शादी कर ली थी। परछाई के दिमाग में उस वक्त उसके वो आदमी भी नहीं आए जिन्होंने कि उसको छोड़ दिया था और फिर पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। परछाई के दिमाग में उस वक्त वो लोग भी नहीं आए जो कि परछाई के साथी बनते थे और हर वक्त उसकी मदद करने के बारे में कहते थे। परछाई के दिमाग में उस वक्त कुछ भी नहीं आया। इन फैक्ट इतना ज़्यादा एब्यूज़ हो जाने के बाद परछाई के दिमाग में बहुत शांति आई और उस शांति से उसने उस मुश्किल घड़ी से निकलने के बारे में सोचा। परछाई तेजी से भाग रही थी लेकिन एकदम से पीछे रुकी और मुड़ने के बाद उसने उस आदमी की आंखों में देखा और जोर की उसको धक्का मारा। इतनी जोर की धक्का मारा कि वो आदमी लड़खड़ाता हुआ पीछे गया। परछाई की नज़र उसके मिडिल में थी कि अगर अब वो वापस आएगा तो परछाई उसको लात मारेगी टांगों के बीच, लेकिन पीछे कपड़े डालने वाली बास्केट पड़ी थी। परछाई वो आदमी उसमें बजा और ज़मीन पर दाड़ करके गिरा और उसका पीछे सिर दीवार में लगा और उसकी आंखें ऐसे मुंह ऐसे। परछाई ने लेफ्ट देखा और उस वक्त भी कोई डर नहीं था। परछाई सीढ़ियों से दगड़ 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 करती नीचे उतरी। वो चाबी जो कि अंदर की तरफ लगी हुई थी अभी भी लगी हुई थी। परछाई ने दरवाज़ा खोला, बाहर निकला और दरवाजे को ऊपर करके थोड़ी देर परछाई हल्का सा भागी, फिर बोली मैं भाग क्यों नहीं हूँ। और परछाई गाड़ी में आके बैठी। गाड़ी में आके परछाई ने दरवाज़ा बंद किया और उसके दिमाग में कोई भी फीलिंग नहीं थी। उसके दिमाग में कोई भी डर नहीं था, किसी के लिए कोई शिकायत नहीं थी, किसी से कोई परेशानी नहीं थी, किसी को कोई लांबा भी नहीं देगी, किसी को बताएगी भी नहीं, किसी से इसके बारे में जिक्र भी नहीं करेगी। मैं घर चली जाऊंगी तो ये बात मुझे याद भी नहीं रहेगी। इस बात को और इस जलील को अगर मैं याद रखूंगी तो मैं आगे काम कैसे करूंगी। लोग तो यही कहेंगे ना मत जाया करो, लेकिन मुझे रोटी कौन देगा, जाना तो पड़ेगा ना। ऐसे ऐसे लोगों को से मैं सीखूंगी नहीं तो मैं दुनिया को कैसे बताऊंगी कि मेरी जैसी अपनी बेटियों का, अपने बेटों का ख्याल रखें। मेरे माँ बाप आज ही मकान ख़रीद रहे हैं, मेरा भाई आज भी एक छोटी फैक्ट्री लगा रहा है, मेरी बहन जिसके पास अपने हस्बैंड का दिया बहुत कुछ, सारा टाइम शॉपिंग में ही रहती है। मेरे सब छोड़ के मुझे चले गए। उसके अलावा जिनसे मैंने जीवन की डोर बांधी थी उन्होंने भी मेरा ख्याल नहीं किया। उन्होंने मुझे इस जैसे के लिए छोड़ दिया जो कि खुद ही अब्यूज़ था और पता नहीं मुझसे क्या मांगता था, और अब अपना सिर फुड़वा के ऊपर बैठा। परछाई ने एक बार खिड़की की तरफ देखा, कोई नहीं देख रहा था। परछाई के दिल में नफ़रत नहीं आई। हो सकता है कोई और होता तो विंडो खोल के थूक देता। परछाई ने थूका भी नहीं। परछाई ने गाड़ी स्टार्ट की और अपने घर वापस आ गई। घर वापस आने से पहले परछाई काल्डमो रोड गई, वोल्सोल में। सुना था कि वो बहुत अच्छी जगह नहीं, लेकिन दुनिया के सबसे अच्छे लोग परछाई को काल्डमो रोड पर ही मिले थे। परछाई वहाँ गई, प्रोस्टिट्यूटों के झुंड थे, ड्रग एडिक्ट टहल रहे थे, कोई किनारे पर खड़े हुए डब्बे पी रहे थे।
उनके बीच में से जब गुजरी तो अपने आप को बहुत साफ, बहुत पवित्र महसूस किया। वहाँ से अपने घर आ गई। घर आके 20 पाउंड ना मिलने का कोई दुख नहीं था। अपनी वो जो बैंगल थी जो बेचने के लिए गई थी, उसको दोबारा साइड पे रखा, मार्केट प्लेस पर गई और लिखा बैंगल स्टिल अवेलेबल है। टाइम वेस्टर की वजह से बिक नहीं पाई, इस वजह से दोबारा मार्केट में आ गई है। और शाम का टाइम हो गया था। कंप्यूटर को बंद करके किचन की बत्ती जलाई और सिंक पर जाकर जब बर्तन धोकर पानी ड्रेन किया तो उसके साथ दिमाग में जितना सारा कुछ था वो भी निकल कर बह गया। आज की परछाई की कहानी, जो कि एक 100% सच्ची कहानी, इस कहानी की रिसर्च भी मैंने की है और इसकी सच्चाई के सबूत भी आपको दिए जा सकते हैं। मैंने लिखी थी और इस वजह से लिखी थी कि इस वक्त दुनिया काशी टेलीविज़न को देख रही है और ये मेरी खुशकिस्मती है कि ये कहानी मैं आपको काशी टेलीविज़न से सुना रहा हूँ। और वो इसलिए कि आपके घर में अगर कोई गरीब रिश्तेदार है, यहाँ है या भारत में है, उसकी ज़रूर मदद करें। और अगर आपका अपने ही लड़के लड़कियों से किसी तरह से मनमुटाव है तो आप उनसे भी सुलह के साथ चलें। इस ज़माने में कल का कोई पता नहीं है, कल हो ना हो। इतने ज़बरदस्त वेरिएंट्स फैल रहे हैं और हमारा कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। ये दुनिया जो पूरी ये है गोल, ये जो बड़ी दुनिया है, ये एक बदमाश औरतों के कोठे की तरह है। और ये जो सारी दुनिया है, हम लोग सारे, ये एक प्रोस्टिट्यूट की तरह है। जैसे प्रोस्टिट्यूट किसी की दोस्त नहीं होती, ये दुनिया किसी की दोस्त नहीं है। हम जैसे प्रोस्टिट्यूट के पास जाते हैं, वहाँ अपने पैसे फेंकते हैं, नोट फेंकते हैं और यूज्ड चीज़ें फेंकते हैं, टिश्यूज़ फेंकते हैं। तो जिस तरह से हम अपना गंद वहाँ फेंक आते हैं, उसी तरह से जब हम दुनिया से जाते हैं तो ये जितनी चीज़ें हमने इकट्ठी की हैं, ये सब कुछ, ये दुनिया का गंद हम यहीं फेंक जाते हैं और फिर हमारी पवित्र आत्माएं ऊपर चली जाती हैं और दुनिया में जो हम